हेलो दोस्तों, आज जो है विज्ञान का धातु एवं अधातु बताने वाले हैं। और ये हाई स्कूल, इंटरमीडिएट और जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम हैं सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं एनसीईआरटी किताबों से जो है क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, जिसे हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। और अगर इसे सही देख लेंगे तो इसमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, देर न करते हुए देखते हैं इसमें। तो इसमें पहले देखते हैं धातु क्या होती हैं। तो धातु को देख लेंगे। धातु उसे कहते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और विद्युत का सुचालक होते हैं और बहुत कठोर होते हैं, और इसमें एक चमक होती है अपनी, और इसमें आघात करने पर इसमें आवाज़ भी निकलती है। तो आप देख रहे होंगे आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सब क्या हैं? ये सब धातु हैं। और इन्हें आगे देखेंगे, जैसा कि बताया गया है धात्विक चमक, जो चमक दिखाई देती है उसको बोलते हैं धात्विक चमक। सोना पीले कलर का, चांदी सफ़ेद कलर का। और ये प्रत्येक धातु क्या होती है? बहुत बहुत कठोर होती है, अपनी अपनी कठोरता होती है अलग अलग। यहाँ एक गुण आया है आघात वर्धनीयता। आघात वर्धनीयता का मतलब है कि इसे पीट करके चादर के रूप में बनाने की जो क्रिया है उसी को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बनाया जा सकता है। और सबसे ज़्यादा आघात वर्ध जो है धातु जो है सोना है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे चांदी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहले नंबर पे सोना और दूसरे पे चांदी है। तो यानी धातुओं को पीट कर चादर के रूप में बनाए जाने की जो क्रिया है उसी गुण को बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आगे देखेंगे इसमें, तो धातु जो होता है कह रहे हैं कि इसको तार के रूप में बनाने की जो क्रिया है उसे बोलते हैं तन्यता। धातुओं को तार के रूप में बनाने की जो क्रिया है उसी को बोलते हैं तन्यता का गुण। और सोना कह रहे हैं इतना मुलायम होता है, तन्य होता है, यह सबसे ज़्यादा तन्य धातु, इससे सबसे ज़्यादा खींचा जा सकता है। और 1 ग्राम सोने से कह रहे हैं 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यानी बहुत सबसे ज़्यादा तन्य जो धातु है वो कौन है? सोना है, आरम है। और इसे AU से दिखाया जाता है। और इसमें जो है चालन होता है, यानी उसमें के सुचालक होते हैं। एक सिरे पर अगर गर्म करते हैं, यहाँ अगर गर्म करेंगे तो यहाँ तक भी क्या होता है? इसकी ऊष्मा इससे होकर के चली जाती है, इसी को बोलते हैं ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातु में ऊष्मा के सुचालक भी होते हैं। और यहाँ देखा जाएगा कि जो है इनका गलनांक वगैरह भी बहुत उच्च होता है। और देखा जाएगा कि सिल्वर जो और कॉपर है ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। तो सिल्वर जो है सबसे अच्छा चालक है, और उसके बाद जो है कॉपर जो है, तांबा जो है दूसरा सबसे अच्छा चालक है ऊष्मा का। और इसकी तुलना में अगर देखा जाए तो लेड जो होता है, शीशा जो होता है, और मरकरी यानी पारा जो होता है ऊष्मा के कुचालक कहे जा सकते हैं इसकी अपेक्षा। आगे देखेंगे कि विद्युत के सुचालक होते हैं कि नहीं होते हैं। तो आप देख रहे होंगे इसमें जो चीज़ क्या होता है इसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड। जो तार के ऊपर उसका कोटिंग चढ़ाया गया होता है उसको बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी PVC एक प्रकार की प्लास्टिक होती है जो तार के ऊपर चढ़ाया गया होता है, जिससे करंट उसमें ऊपर तक नहीं आ पाता है। तो और रबर भी जो होती है ये भी उसमें कुचालक ही होती है। और कुचालक उसे कहते हैं जिसमें विद्युत धारा बहती नहीं है। और यहाँ देखेंगे ध्वनिक या सोनोरस, इसका मतलब ये है कि जो धातु में टकराती हैं या किसी आघात किया जाता है उसमें आवाज़ निकलती है, उसे बोलते हैं ध्वनिक। आगे देखेंगे अधातु किसे कहते हैं। अधातु उसे कहते हैं जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं और उसमें उसमें का चालन नहीं होता है, उन्हें अधातु कहते हैं। तो कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये सब क्या हैं? ये सब अधातु हैं। और धातुओं में आपको बता दें, धातुओं में एक पारा है, पारा जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, मात्र धातु है। और यहाँ देखेंगे अधातुओं में तो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, पानी जैसी होती है द्रव अवस्था में, और सभी जो है ठोस या गैसें होती हैं धातुओं में। और सारी अधातुएं जो हैं ठोस, फिर गैसें, या तो फिर जो है ये ब्रोमीन जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है। यानी अधातुएं तीनों अवस्थाओं में पाई जाती हैं, जबकि धातुएं ठोस अवस्था और द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। आगे देखेंगे इसमें जो है
तो इसमें बताया गया है कि मरकरी जो है कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है और सभी ठोस होते हैं। और इस तरीक़े से इसमें बोला गया है कि गैलियम और सीजियम का जो गलनांक होता है बहुत कम होता है। इन्हें हथेली पर अगर रख लिया जाएगा तो हाथ का जो टेम्परेचर होगा उससे ये पिघलने लगती हैं। गैलियम और सीजियम ये ऐसी जो धातुएं हैं जो हाथ पर रखने पर गलने लगती हैं। आयोडीन जो होती है, आयोडीन अधातु है लेकिन क्या होती है इसमें चमकीला होता है, इसमें चमकने का गुण पाया जाता है। और कार्बन ऐसी धातु है जो सबसे ज़्यादा जो है अपना रूप बदल करके विभिन्न रूपों में पाई जाती है। तो इसी को बोलते हैं विभिन्न रूपों में किसी पदार्थ का पाया जाना रूप बदल कर, उसको बोलते हैं अपर रूप का गुण। तो अपर रूप का गुण जो है हीरा जो है एक अपर रूप ही है और सबसे कठोर जो है प्राकृतिक पदार्थ है हीरा। इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है। और कार्बन का अन्य अपर रूप कौन कौन से हैं? ग्रेफाइट है जो विद्युत का सुचालक है। तो कार्बन का अपर रूप कौन सा है जो विद्युत का सुचालक है? ग्रेफाइट है, ये विद्युत का सुचालक है और ये अधातु है तब भी। और ग्रेफीन आपको बता दें, ग्रेफीन भी इसी कार्बन का अपर रूप है और ये भी विद्युत का सुचालक है। बकमिंस्टर फुलरेन भी जो होता है ये भी जो है बकमिंस्टर फुलरेन इसी का अपर रूप है, वो भी क्या होता है विद्युत का सुचालक होता है। जबकि हीरा क्या होता है? हीरा विद्युत कुचालक होता है, इसमें लाइट नहीं चलती है। आगे देखेंगे इसमें क्षारीय धातु जो हैं जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये इतने मुलायम होते हैं कि इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। तो पूछा जाता है कौन सी धातु हैं जिन चाकू से काटा जा सकता है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम है। और इनके जो क्षार धातुएं होती हैं घनत्व और गलनांक भी बहुत क्या होते हैं? कम होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। और इसमें जो है अधिकांश धातुएं कह रहे हैं जो जल में जो घुलकर अम्ल बनाते हैं। अर्थात में धातु ऑक्साइड जो होते हैं जल में घुलकर क्या करते हैं? अम्ल बनाते हैं। और आगे देखेंगे इसमें इसके क्या क्या गुणधर्म हैं। और ये क्या होता है? वायु में जैसे मैग्नीशियम है, पूछा जाता है मैग्नीशियम जो जलने के बाद श्वेत ज्वाला के साथ क्या होता है? दहन होता है। तो मैग्नीशियम जो होता है ये श्वेत ज्वाला के साथ क्या होता है? अगर जलाया जाता है तो जलता है और क्या बनाता है? धातु ऑक्साइड बना लेता है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ धातु ऑक्साइड बना ले रहा है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि कापर को गर्म किया जाता है तो क्या होता है? काले रंग में जो है कापर ऑक्साइड बनाता है, काले रंग में बन करके कापर ऑक्साइड बना लेता है, ऑक्सीजन से सहायता करता है तो जलता है तो कापर ऑक्साइड बना लेता है। और इसी तरीके से एल्युमिनियम जो है ऑक्साइड क्या होता है? एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है। और यहाँ एक ही दिख रहा है आपको उभयधर्मी ऑक्साइड। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? लेकिन इसमें कह रहे हैं लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय हैं और क्षारीय दोनों होते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड ऐसे हैं जो अम्लीय और क्षारीय दोनों ऑक्साइड हैं। तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षारक दोनों से अपक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षारों से दोनों से अपक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं उन्हें उभयधर्मी ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको बताया गया है एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। और आगे इसमें देखेंगे और कुछ अधिकांश ऑक्साइड होते हैं जो अघुलनशील होते हैं। और इसमें देखेंगे आगे और कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिया करती हैं। जैसे पोटेशियम और सोडियम इतनी तेज अब क्रिया करती हैं कि इन्हें पानी में रखने पर भी क्या होता है? अचानक आग लग जाती है। इसीलिए इनको पोटेशियम और सोडियम को रखने के लिए केरोसिन का उपयोग किया जाता है। तेल का केरोसिन तेल में रखा जाता है जिसमें क्या होते हैं? जलते नहीं हैं। और सामान्य ताप पर जो है मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड जो हैं धातुएं ऑक्साइड की पतली परत बना लेती हैं जिससे ये क्या होती हैं? नष्ट नहीं होती हैं। तो कौन कौन सी हैं? मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और लेड, ये क्या होता है? ऑक्साइड बना लेती हैं अपने ऊपर जिससे ये नष्ट नहीं होती हैं। और आगे देखेंगे इसमें कापर का कह रहे हैं अगर दहन नहीं होता, अगर इसका चूर्ण गर्म किया जाए तो काले रंग में बदल जाता है। और सिल्वर और गोल्ड कह रहे हैं अधिक ताप पर भी अधिक ऑक्सीजन से क्रिया नहीं करता है, यानी सिल्वर और गोल्ड जल्दी से क्रिया नहीं करता है। अब यहाँ देखेंगे एनोडीकरण किसे कहते हैं। तो एनोडीकरण का मतलब है किसी भी धातु को संरक्षित करने के लिए, बचाने के लिए उसके ऊपर जो एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है तो इसी क्रिया को बोलते हैं एनोडीकरण। किसी भी धातु को नष्ट होने से बचाने के लिए उसके ऊपर जो एल्युमिनियम की परत चढ़ाई जाती है तो
जिससे उसकी सुरक्षा होती है, इसी को कहते हैं एनोडीकरण। आप समझ गए होंगे बात को। तो आगे देखते हैं इसमें, आगे इसमें क्या क्या बताया गया है। इसमें बोला गया धातु और जल जब क्रिया करते हैं तो धातु ऑक्साइड और क्या करते हैं, हाइड्रोजन उत्पादित करते हैं। यानी धातु क्रिया करेगा जल से तो हाइड्रोजन उत्पादित करेगा, और धातु ऑक्साइड जब जल से क्रिया करेगा धातु हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो इस तरीके से धातु में जल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस का उत्पादन करती हैं। और जब इसके साथ साथ क्या होता है, इसमें ऊष्मा भी उत्सर्जित होने लगती है, तो इसी को बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया। जिस अपक्रिया के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अपक्रिया बोलते हैं। और इस तरीके से आप देख सकते हैं इसमें। और लेकिन कह रहे हैं इसमें एल्युमिनियम, आयरन, जिंक जैसी धातुएं हैं, तो ये शीतलन जल के साथ और ना ही गर्म करने से अपक्रिया करती हैं, अपक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन भाप से क्या करती हैं, अपक्रिया करती हैं ये। और आगे देखेंगे इसमें लेड, कापर, सिल्वर, गोल्ड ऐसी धातुएं जल के साथ बिल्कुल क्रिया नहीं करती हैं। तो लेड, कापर, सिल्वर ऐसी धातुएं हैं जो जल के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ। तो आगे और देखेंगे इसमें जो है धातु और तनु अम्ल लवण और हाइड्रोजन का उत्पादन करते हैं, आप देख सकते हैं। और इसमें जो है आगे देखेंगे इसमें जो है कुछ प्रबल अम्ल होते हैं, कुछ इस तरीके दिखाया गया है इसमें। तो इसमें एक्वा रजिया क्या है आपको बता दें, एक्वा रजिया है क्या। तो एक्वा रजिया जो होता है इसको अम्लराज कहा जाता है, इसे रायल जल के नाम से भी जाना जाता है, लैटिन नाम से। इसमें 3:1 के अनुपात में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल के मिलाने से बनता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल HNO3 से मिलाने से क्या होता है, HNO3 से मिलाने से बनता है। इसको 3:1 के अनुपात में मिलाते हैं। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल, सांद्र रहते हैं दोनों, तो मिलाया जाता है, इसीलिए बनता है एक्वा रजिया। इसका उपयोग सोना और प्लेटिनम को गलाने के लिए किया जाता है। इसे भभकता हुआ द्रव भी कहा जाता है, और यह बहुत संक्षारक होता है, ये गोल्ड और प्लेटिनम को गला देता है। आगे देखेंगे और इसमें क्या चीज़ दिया गया है, सक्रियता श्रेणी दिया गया है। ऐसी श्रेणी जिसमें उसकी क्रियाशीलता के आधार पर धातुओं को सूचीबद्ध किया गया, रखा गया है, उसी श्रेणी को बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। तो सबसे ऊपर इसमें रखा गया पोटेशियम। तो सबसे ऊपर वाली जो धातुएं हैं वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील हैं, सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करती हैं। इसे पोटेशियम सबसे ज़्यादा क्रियाशील है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद कैल्शियम है। तो पोटेशियम सबसे क्रियाशील धातु है और सबसे ऊपर रखी गई है सक्रियता श्रेणी में। और इसके बाद नीचे अगर जाएंगे तो इसमें जो है सक्रियता इसकी घटती जाएगी। और सबसे नीचे देखेंगे तो इसमें है आरम है, जिसको गोल्ड कहा जाता है, सबसे कम क्रियाशील है। और इसमें आपको बता दें कि इसमें जो है हाइड्रोजन जो है एक गैस है जिसे रखा गया है बीच में, और इसमें सभी जो हैं लगभग ठोस ही हैं, लेकिन ये जो हाइड्रोजन है सक्रियता श्रेणी में रखा गया है, ये गैस है। इस तरीके से आगे और देखेंगे इसमें। तो ये कैसे अपक्रिया करते हैं, अपक्रिया ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके क्या करते हैं, ये जो है धातु में क्रिया करते हैं और यौगिक का निर्माण करते हैं। यहाँ बताया गया है कि ये जो है तत्व हैं, और यहाँ क्या परमाणु संख्या है उनकी, और इधर जो है KLMN क्या है, इनकी कोषों की संख्या है। तो हीलियम में जैसे 2 होता है तो 2 पहले कोष में भरेंगे, नियान का 10 होता है पहले में 2, फिर 8 भरेंगे, आर्गन में 18 है तो 2, 8 भरेंगे। इस तरीके से क्या होता है, तत्वों जो कोष होते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, भरते हैं। तो इसमें दिखाया गया है। और यहाँ बताया गया कैसे जो है क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं। जैसे नाइट्रोजन है, सोडियम है, सोडियम यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, और उसी को क्लोरीन क्या करता है, ग्रहण कर लेता है, जिससे क्या होता है, इनके अष्टक पूरे हो जाते हैं। जो बाहरी कोष होता है उसमें इलेक्ट्रॉनों की पूर्ति हो जाती है, भर जाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, यौगिक का निर्माण होता है। और इस तरीके से जो है सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है, नमक का निर्माण होता है। इसमें और क्रियाएँ भी दिखाई गई हैं, एक ही काफ़ी है। और इस तरीक़ा से आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, आयनिक यौगिक उसे कहते हैं जो किसी द्रव में घुल करके आयन के रूप में बदल जाते हैं, उनको बोलते हैं आयनिक यौगिक बोलते हैं। जैसे यहाँ आपको सोडियम क्लोराइड और इस तरीक़े से लिथियम क्लोराइड दिखाए गए हैं, ये सब क्या हैं, ये सब आयनिक यौगिक हैं। इनका गलनांक और क्वथनांक भी आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा होता है।
अब इनके गुणधर्म थोड़ा देख लेते हैं। तो इनका जो है आकर्षण बल बहुत तेज होता है और क्या होते हैं, यौगिक ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और दाब डालने पर क्या होते हैं, टूट जाते हैं, यानी भंगुर होते हैं। तो भंगुर किसे कहते हैं, भंगुर उसे कहते हैं जिसको थोड़ा सा आघात करने पर टूट जाते हैं कई भागों में, उन्हीं को बोलते हैं भंगुर का गुण। गलनांक और पतनांक मैंने बताया कि इनका उच्च होता है जो आयनिक यौगिक होते हैं और जो है आयनिक यौगिक तोड़ने के लिए पर्याप्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता इनकी क्या होती है, केरोसिन पेट्रोल आदि जैसे विलायक में घुलते नहीं हैं, जबकि जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं आयनिक यौगिक। और विद्युत चालकता, ठोस अवस्था में विद्युत नहीं चलता है, लेकिन अगर विलयन के रूप में घुले होंगे तो इसमें क्या होता है, विद्युत चालकता होती है। आगे देखेंगे धातुओं की प्राप्ति कहाँ प्राप्त किए जाते हैं। तो धातुएं जो हैं भूपर्पट्टी में ज़मीन के अंदर प्राप्त किए जाते हैं। तो जब भूपर्पट्टी के अंदर ज़मीन के अंदर प्राप्त की जाती हैं तो उन्हीं को खनिज कहते हैं। तो खोद के निकाला जाता है धातुओं तो उनको खनिज कहते हैं। और खनिज में जो होता है जिस खनिज में ज़्यादा मात्रा में धातु पाई जाती है और कम खर्च में निकाल लिया जाता है, धातुओं को जो है साफ सफाई कर लिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं अयस्क। जैसे बताते हैं आपको जो है सिनेबार भी अयस्क है और हेमेटाइट भी अयस्क है, ये अयस्क हैं, इनसे धातुओं को निकाला जाता है। तो धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है, तो विभिन्न प्रक्रियाएं हैं जिनको किया जाता है, लेकिन कह रहे हैं कुछ तत्व जो हैं मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सोना, गोल्ड है, चांदी, प्लेटिनम, तांबा, ये सब थोड़ा मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं और ये अयस्क के रूप में नहीं पाए जाते हैं, शुद्धियाँ इसमें ज़्यादा नहीं होती हैं। और इसमें देख रहे हैं कि जैसे ऊपर जो हैं कुछ धातुएं पाई गई हैं और ज़्यादा सक्रिय होती हैं, तो इनको कैसे साफ़ किया जाता है, विद्युत अपघटन विधि से। जैसे पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, इनको साफ़ करने के लिए विद्युत अपघटन विधि का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद जो है जिंक है, फेरस है और लेड है, प्लम्बम और कापर है, इनको कार्बन के उपयोग द्वारा अपचयन करके सफाई किया जाता है। और जो चांदी है और आरम है, इससे प्राकृतिक अवस्था में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, फ्री अवस्था में पाए जाते हैं। धातुओं को साफ करने की क्रिया बताई गई है, अयस्क का सांद्रण और भी बहुत क्रियाएं बताई गई हैं, तो एक एक करके हम लोग देख लेंगे जो इम्पोर्टेंट है इसमें। तो अयस्कों का समुद्रीकरण का मतलब है उसको साफ करना। और यहाँ एक शब्द आया है गैंग, किसे कहते हैं, गैंग। तो अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ पाई जाती हैं, जिसे क्या कहते हैं, गैंग के नाम से जाना जाता है। आगे देखेंगे इसमें जो है, तो इस तरीके से इसमें बताया गया है। सिनेबार से क्या निकाला जाता है, सिनेबार से मरकरी निकाला जाता है, पारा निकाला जाता है। और इस तरीके से इसमें और आगे बताया गया है सक्रियता श्रेणी से कैसे कैसे निष्कर्षण किया जाता है, उसको मैंने बता दिया है किन किन विधियों का। इसमें एक शब्द आया है भर्जन। तो भर्जन किसे कहते हैं, तो सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं भर्जन। यानी वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने की क्रिया जो होती है उसे बोलते हैं भर्जन। और वायु की सीमित कार्बोनेट अयस्क को वायु की सीमित मात्रा में गर्म करने की क्रिया और ऑक्साइड में बदलने की क्रिया जो होती है उसे निस्तापन के नाम से जाना जाता है। तो आप समझ गए होंगे निस्तापन क्या है और भर्जन क्या है, और धातुओं को साफ करने की ये सब क्या हैं, विधियाँ हैं। और इसमें क्या होता है, आगे चलते हैं देखते हैं। तो इसमें एक अपक्रिया आपको दिख रही होगी कि मैग्नीज डाइऑक्साइड है और एल्युमिनियम का जो चूर्ण है, इसे क्या करते हैं, इसे जब अपक्रिया कराते हैं तो इसमें ऊष्मा बहुत निकलती है। और इसमें जो है तो ये ऐसी अपक्रिया है, ये अपचयन और ऑक्सीकरण इसमें दोनों होता है। तो अपचयन ऑक्सीकरण जो है दोनों अपक्रियाएँ इसमें होती हैं। ऑक्सीकरण का मतलब है अपक्रिया के दौरान इलेक्ट्रॉन को त्यागना, अपचयन का मतलब है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो दोनों अपक्रियाएँ क्या होती हैं, इस अपक्रिया में हो रहा है। और आप यहाँ बगल में देख रहे होंगे इसी अपक्रिया द्वारा जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें जोड़ा जाता है रेल की पटरियों को। आप देख पा रहे होंगे इसमें ये रेल की पटरियों को जो है जोड़ा जा रहा है। तो यही अपक्रिया होती है और इस अपक्रिया को कहते हैं, इसमें एल्युमिनियम धातु का उपयोग करते हैं और मैग्नीज डाइऑक्साइड का जो है यौगिक का उपयोग करते हैं। तो इस अपक्रिया को बोलते हैं, रेल की पटरियों को जोड़ने की थर्मेट अपक्रिया बोलते हैं, थर्मेट अपक्रिया। तो इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है इस अपक्रिया में, और ऊष्मा भी निकलती है बहुत ज़्यादा, और इसीलिए इसे बोलते हैं। और विस्थापन भी होता है।
तत्वों का, इसलिए इसको विस्थापन अपक्रिया भी बोलते हैं। तो इसमें अपचयन और उपचयन दोनों होता है, इसलिए बोलते हैं रेडॉक्स अपक्रिया है थर्मिट अपक्रिया। थर्मिट अपक्रिया कैसे अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया है, और विस्थापन अपक्रिया भी है, ऊष्माक्षेपी अपक्रिया भी है, ऊष्मा भी निकालती है। और ये क्या होते हैं, अपक्रिया करके गलित अवस्था में हो जाते हैं, जिससे क्या हो जाते हैं, रेल की पटरी और पुर्जों को जोड़ लिया जाता है, तो इसी को बोलते हैं थर्मिट अपक्रिया। आप देख पा रहे होंगे यहाँ ऊष्मा भी निकल रही है, एल्यूमिनियम प्रयोग किया जा रहा है और ये गलित अवस्था में हो जाते हैं। तो इस तरीक़े से और आगे देखेंगे। इसमें सक्रियता सबसे ऊपर जो है निष्कर्षण जिसका किया जाता है, मैंने बता दिया है किस तरीके से किया जाता है। और जो सबसे ऊपर होते हैं उनका जब निष्कर्षण किया जाता है तो वैद्युत अपघटन बेस से उनका क्या किया जाता है, निष्कर्षण किया जाता है। आप देख पा रहे होंगे कि इसमें वैद्युत निष्कर्षण कैसे किया जाता है, वैद्युत निष्कर्षण बेस से धातुओं का। तो इसमें जो है यहाँ आपको दिखा दें कि यहाँ जो है एक बैटरी लगी होती है, यहाँ एक सिरा होता है एनोड, यहाँ कैथोड होता है। एनोड सिरा प्लस होता है, कैथोड सिरा माइनस होता है। यहाँ क्या करते हैं, यहाँ अशुद्ध छड़ लगा देते हैं जिस धातु का होता है, और यहाँ शुद्ध छड़ पतला लगा देते हैं, पतला जो है छड़ लगाते हैं। और यहाँ कॉपर सल्फेट का एक विलयन रहता है, जिस जो धातु रहती है उसी का जो है जो है यौगिक का एक विलयन होता है, जिससे यहाँ विलयन होता है। फिर यहाँ क्या करते हैं, यहाँ से लाइट प्रवाहित करते हैं, तो इसमें जो धातुएं घुलने लगती हैं और इसमें धातु जैसे कॉपर यहाँ जाकर इस पर क्या होती है, चिपकने लगती है। तो एनोड से निकलकर धातु कैथोड पर चिपकने लगती है, और इसमें जो अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे गिरने लगती हैं, नीचे यहाँ इकट्ठी हो जाती हैं। इन्हें बोलते हैं अपद्रव्य या एनोड पंख के नाम से जाना जाता है। तो शुद्धियाँ नीचे बैठ जाती हैं और एनोड से जो धातुएं निकलती हैं शुद्ध, वो कैथोड पर जाकर जमा हो जाती हैं। तो इस तरीक़े से क्या होता है, धातुओं को अलग कर लिया जाता है। हमको लगता है आपको समझ में आ गया होगा। और इसी विधि को बोलते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। तो इस तरीक़े से कॉपर, टिन, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि को क्या जाता है, शुद्ध किया जाता है। तो अब देखेंगे यहाँ संक्षारण किसे कहते हैं। संक्षारण तो वायु, नमी और ताप या धूल आदि के कारण अगर कोई धातु नष्ट हो रही है तो उसी क्रिया को बोलते हैं संक्षारण। जैसे लोहे में जंग का लगना, लोहे में जंग का लगना, और जो है धीरे धीरे चांदी का काला पड़ना, और जो तांबा होता है उसका हरा होना। तो ये सब क्या हैं, ये सब हैं संक्षारण। और संक्षारण से सुरक्षा कैसे प्रदान करेंगे, और लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसका द्रव्यमान भी बढ़ जाता है और भार भी बढ़ जाता है। संक्षारण से बचाव कैसे करेंगे, पेंट लगा कर करेंगे, ग्रीस लगा कर करेंगे, और ये सब लेपन करके करेंगे। सब लेपन किसे कहते हैं, इसे गैल्वेनाइजेशन भी कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाया जाता है तो इसी को बोलते हैं ये सब लेपन या गैल्वेनाइजेशन। और क्या करते हैं, क्रोमियम लेपन करते हैं, क्रोमियम की लेयर चढ़ाते हैं। एनोडीकरण, एनोडीकरण का मतलब है किसी धातु के ऊपर जो है एल्यूमिनियम की परत को चढ़ाना। तो ये सब करके हम क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। और मिश्र धातुओं का निर्माण करके। तो आप समझ गए होंगे। और पूजा संलेपन में किस लोहे के ऊपर किसकी लेयर चढ़ाई जाती है, जस्ते की जिंक की लेयर चढ़ाई जाती है। इस तरीक़े से आप मिश्र धातु किसे कहते हैं, दो या दो से अधिक धातुओं को आपस में गला करके जो बनाई जाती है उसे मिश्र धातु कहते हैं। इसका गुण अन्य जो मूल धातुएं होती हैं उनसे भिन्न होता है, अलग अलग होता है। जैसे आपको यहाँ बता दें कि स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है तो उसमें क्या होता है, लोहे में निकल मिला दिया जाता है लोहे में, और उसमें क्रोमियम मिल जाता है। तो निकल और क्रोमियम मिला दिया जाता है जब, तो क्या होता है, स्टेनलेस स्टील बन जाता है, कठोर हो जाता है। आपको बता दें लोहा जो होता है बहुत उपयोग किया जाता है, और लोहा को कठोर बनाने के लिए इसमें थोड़ी मात्रा में 0.05% जो है लगभग मिला दिया जाता है कार्बन, जिससे क्या हो जाता है, लोहा थोड़ा कठोर हो जाता है। तो कठोर करने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है। आप इसमें समझ गए होंगे। और इसके बाद हम लोग देखेंगे इसके आगे कि इसमें जो है शुद्ध सोना कितने का होता है। तो शुद्ध सोना आपसे बता दें, शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का होता है। कैरेट जो है द्रव्यमान की इकाई है, और इससे क्या होता है, इसमें इसको कठोर बनाने के लिए चांदी और तांबा मिलाया जाता है, क्योंकि यह बहुत ही मुलायम होता है सोना। अगर इसमें नहीं मिलाया जाएगा तो इससे गहना नहीं बनाया जा सकता है। और भारत में जो गहना बनता है वो 22 कैरेट के सोने का बनता है लगभग। और 22 कैरेट सोने का मतलब 22 भाग इसमें सोना होगा, 2 भाग क्या होगा, तांबा या चांदी मिलाया जाएगा। और आगे चलते हैं, यहाँ देखते हैं अमलगम किसे कहते हैं। अमलगम का मतलब ये है, अगर मिश्र धातु में एक धातु जो है पारा है तो उस मिश्रण को बोलेंगे अमलगम। एक धातु अगर पारा है तो उसे अमलगम के नाम से जाना जाएगा। और इस तरीके से क्या होता है, आगे देखेंगे।
शुद्ध धातु की अपेक्षा उनके मिश्र धातु की विद्युत चालकता एवं गलनांक क्या होता है, कम होता है। और यहाँ देख लेंगे आगे, तांबा एवं जस्ते मिलकर क्या बनाते हैं, तांबा और जस्ते मिलकर पीतल बनाते हैं, पीतल, ये कापर जिंक बोल सकते हैं, तांबे और जस्ते मिलकर पीतल बनाते हैं। और जो तांबा और टिन जो है ये मिलाकर जो है तांबा और टिन बनाकर जो है कांसे का निर्माण करते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, कांसे का निर्माण करते हैं। और इस तरीके से यहाँ शीशा और टिन मिलकर क्या बनाते हैं, सोल्डर बनाते हैं, जिससे टाँका वगैरह लगाया जाता है, क्योंकि इसका गलनांक कम होता है। और बिल्डिंग जिसको कहा जाता है, बिल्डिंग में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीक़े से आपने देखा यहाँ जो है किस तरीक़े से। और यहाँ आपको बता दें कि ये जो मेहरौली का दिल्ली में स्तंभ है, मेहरौली नामक स्थान पर, ये करें बहुत ही उन्नत कोटि का जो है यहाँ लोहा बनाया गया था, इसीलिए इस पर जंग वगैरह नहीं लगता है। और कुतुब मीनार के समीप है ये, और 8 मीटर ऊंचा है और 6 टन का है ये। लेकिन ये बहुत पुराना गुप्तकालीन जो है स्तंभ है, लेकिन ये बहुत उन्नत कोटि का, इसमें लोहे का इस्तेमाल किया गया है। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको गंभीरता से देखिएगा, आपको बहुत ही जानकारी यहाँ से मिलेगी। तो दोस्तों आप इस तरह वीडियो देखते रहिए, जिससे हम आप तक अच्छे वीडियो पहुँचा सकें। आपको बहुत बहुत थैंक।